हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 18, जिसमें फिजिक्स का आखिरी टॉपिक है नाभिकीय भौतिक, जिसमें विखंडन और संलयन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हमने चुंबक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या होता है। तो जनरली हम जानते हैं कि तारों में ऊर्जा जो उत्सर्जन होता है वो हम किस तरह से कह सकते हैं। मुख्य उत्सर्जन का जो कारण है वो है, जैसे कि तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण हल्के नाभिकों का संलयन होना होता है। ठीक है, हल्के नाभिकों का संलयन होना, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। जैसे कि आप ध्यान से समझेंगे, जैसे हम जानते हैं सूर्य, ठीक है, सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान और दाब होता है। इस स्थिति में हाइड्रोजन के हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके हीलियम का एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया को यहाँ पर नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी को टिक करना है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान रखें कि परमाणु रिएक्टर में जो होता है, इसमें कैडमियम या फिर बोरॉन जैसे नियंत्रक छड़ें होती हैं। नियंत्रक छड़ें होती हैं, इसका उपयोग क्या किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की गति और संख्या को नियंत्रित किया जा सके ताकि ऊर्जा का उत्पादन एक स्थिर दर पर हो सके, इसलिए यह एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट आता है कि परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि परमाणु बम, बिल्कुल ये करेक्ट कह रहा है कि इसमें एक बार अभिक्रिया शुरू होने के बाद इसे नियंत्रित करने का कोई समाधान या फिर साधन नहीं होता है, जिससे बहुत ही कम समय में ऊर्जा का विशाल विस्फोट होता है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं ये एक प्रकार का अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, दोनों के दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है कि नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है। तो पहला पॉइंट की अगर बात करें तो नाभिकीय संलयन में तो होता यही है कि दो हल्के नाभिक मिलकर जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक एक भारी नाभिक जैसे हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है जो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय विखंडन होता है। क्या ये सही है? तो चलिए देखते हैं। तारों और सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, ना कि नाभिकीय विखंडन। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है, क्लियर। और नेक्स्ट यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विखंडन में एक भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिकों में बदलता है, जबकि संलयन में जुड़ता है। तो ये चीज़ गलत हो गया। तीसरा पॉइंट है कि संलयन प्रक्रिया के लिए अत्यधिक उच्च तापमान और दाब की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। नाभिकों को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच एक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल को पार करना पड़ता है और इसके लिए करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान और मतलब अत्यधिक उच्च दबाव की आवश्यकता होती है। ध्यान से मुझे कितना, करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तब जाकर के ये हमारे पास संलयन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। तो आप समझ सकते हो कि सूर्य में किस तरह का टेम्परेचर हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड सही है, हमें उपरोक्त में से सत्य कथन बताना था। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में मंदक मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मॉडरेटर का मुख्य कार्य न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, राइट। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमने बात कर चुका है। ये क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो कि परमाणु संलयन, नाभिकीय संलयन, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट बनता है। पहला पॉइंट, नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों में टूटता है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक जैसे कि यूरेनियम 235 हम जानते हैं 235 न्यूट्रॉन की बौछार से दो मतलब मध्यम द्रव्यमान वाले नाभिकों में टूट जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। विखंडन हुआ तो टूटेगा ही, संलयन होगा तब जाकर के जुड़ता है, क्लियर। परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है? जी नहीं, परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये चीज़ हमें याद रखना होगा,
क्लियर। पहला सेकंड पॉइंट गलत है। विखंडन की प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि विखंडन के बाद क्या होता है कि प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। इस द्रव्यमान क्षति को आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² जो होता है के अनुसार ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, इसलिए हम टिक करेंगे किसे, ऑप्शन सी को। 1 और 3 यहाँ पर सत्य कथन बताना है, तो 1 और 3 करेक्ट हो जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? द परमाणु बम हमने देख लिया, वो विखंडन पर होता है, अनियंत्रित विखंडन, मतलब नाभिकीय विखंडन। जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर होगा। ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें जो होती है वो किसकी बनी होती है? देखिए, परमाणु बम हो या फिर हाइड्रोजन बम हो, दोनों अनियंत्रित होता है। ठीक है, अनियंत्रित होता है, या फिर हाइड्रोजन बम हो, ये भी आपका अनियंत्रित होता है, राइट। अच्छा, परमाणु रिएक्टर जो होता है, परमाणु रिएक्टर जो होगा ये आपका नियंत्रित होता है, नियंत्रित होता है। इसे नियंत्रित किया जा सकता है, जितना ऊर्जा चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ें जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कैडमियम या फिर बोरॉन की। ऑप्शन बी, कैडमियम या फिर बोरॉन की। नाभिकीय संलयन के लिए अनिवार्य शर्त क्या होता है? ध्यान रखना है कि नाभिकीय संलयन के लिए अनिवार्य शर्त होता है उच्च दाब और उच्च तापमान होना चाहिए। ऑप्शन सी, मतलब करोड़ों डिग्री सेल्सियस, तो हमने देखा ही था ऊपर में। पहला पॉइंट आता है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मजबूती से आकर्षित होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान रखें पहला पॉइंट पर, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा मजबूती से आकर्षित होते हैं, सॉरी, आकर्षित होने के बजाय, ठीक है, आकर्षित होने के बजाय चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। ये बाहरी क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहुत कम चुंबकत्व विकसित करते हैं। तो यहाँ पे आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित होगा, इसलिए ये पॉइंट गलत होगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है कि अनुचुंबकीय पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कमजोर चुंबकत्व विकसित करते हैं। ध्यान से समझना है, कहने का मतलब ये हुआ, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि अनुचुंबकीय जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं और क्षेत्र की दिशा में हल्का चुंबकत्व विकसित करते हैं। तो ये करेक्ट हो जाता है। तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं बाहरी क्षेत्र की दिशा में बहुत मजबूती से आकर्षित होते हैं और शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाने में के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड करेक्ट हैं, असत्य बताना था तो केवल एक असत्य है। अगला प्रश्न कि क्यूरी किसकी इकाई होती है? क्यूरी जो है वो किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिकता की, रेडियो एक्टिविटी की। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व एक तरह से नहीं होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में अधिक विनाशकारी होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ये कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, राइट। क्योंकि जो हमारा परमाणु बम होता है वो किलो टन में मापी जाती है, जबकि हाइड्रोजन बम को मेगा टन में मापा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड क्या आता है? सेकंड में हम ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन जो नहीं नाभिकीय संलयन पर होता है। ठीक है, संलयन पर काम करता है, ना कि विखंडन पर। सूर्य में ऊर्जा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य जैसे तारों में ऊर्जा मुख्य रूप से प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिससे हाइड्रोजन के नाभिक यानी प्रोटॉन संलयित होकर के हीलियम बनाते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। सत्य बताना है तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन बी में देख सकते हैं। क्लियर। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पोजिट्रॉन की खोज किया गया था एंडरसन के द्वारा, ऑप्शन बी। परमाणु रिएक्टर में क्रिटिकल मास जो होता है इसका अर्थ क्या है? क्रिटिकल मास हम कह सकते हैं वह न्यूनतम द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया यानी सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। यदि विखंडनीय पदार्थ जैसे यूरेनियम का द्रव्यमान इस सीमा से अगर यानी कि क्रिटिकल मास से अगर कम है तो कह सकते हैं न्यूट्रॉन बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं और अभिक्रिया रुक जाती है। लेकिन जब द्रव्यमान क्रिटिकल स्तर पर पहुंच जाता है तो उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन की संख्या और बाहर निकलने वाले न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो बैलेंस हो जाता है, जिससे क्या होता है कि कांस्टेंट एनर्जी हमें उत्पन्न होते रहती है। तो ये ध्यान में रखेंगे क्रिटिकल मास क्या होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। विखंडन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? तो विखंडन की प्रक्रिया में जो होता है
वो हम कहते हैं उष्मीय ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन बी। 17 का पहला पॉइंट है कि क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी कह रहा है कि क्यूरी ताप वह विशिष्ट तापमान होता है जिसके ऊपर एक लौह चुंबकीय पदार्थ अपनी स्थायी चुंबकीय विशेषताओं को खो देता है और वह अनुचुंबकीय की तरह व्यवहार करने लगता है। पहला पॉइंट करेक्ट। सेकेंड है कि लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि लोहे के लिए क्यूरी ताप का लगभग जो है वो 770 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है। अगर केल्विन में बात करें तो आपका ये हो जाएगा 1043 केल्विन होता है। इस तापमान के बाद लोहा अपना प्रबल चुंबकत्व खो देता है, तो ये भी एक पॉइंट करेक्ट है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्यूरी ताप के ऊपर चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जी नहीं, क्यूरी ताप के ऊपर तापमान बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति घटती है। तो हमें क्या देखना है, असत्य देखना है, तो केवल 3 यहाँ पे असत्य है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, सी का मतलब नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि परमाणु विखंडन में भारी नाभिक टूटता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। परमाणु विखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235 दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है, ये करेक्ट है। नाभिकीय संलयन जो होता है हल्के नाभिकें जुड़ते हैं, ये भी करेक्ट है कि नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक जैसे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं, ये भी करेक्ट है। संलयन के लिए विखंडन की तुलना में कम ताप चाहिए, जी नहीं, ये पॉइंट गलत है। संलयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए अत्यधिक उच्च ताप, मैंने क्या बताया था आपको, करोड़ों डिग्री सेल्सियस, लाखों डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, जो विखंडन के लिए आवश्यक ऊर्जा से कहीं अधिक है। वास्तव में पृथ्वी पर संलयन शुरू करने के लिए पहले एक विखंडन बम का विस्फोट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर जो कि गलत होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली होता है, ये तो है ही। नेक्स्ट क्या है कि यूरेनियम 235 के विखंडन को शुरू करने के लिए किसकी बमबारी की जाती है, तो ये बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन की। ब्रीडर रिएक्टर वह है जो, देखिए ब्रीडर रिएक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं यहाँ पर कि विखंडन पदार्थ का उपयोग करने के साथ साथ उसे पैदा भी करता है, तब उसे कहा जाता है ब्रीडर रिएक्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि नाभिकीय ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का अनुसरण करती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा चाहे विखंडन हो या फिर संलयन हो, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² पर आधारित होता है। अभिक्रिया में जो द्रव्यमान कम होता है वही ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है, तो ये पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सेकेंड पॉइंट है कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया वह उपयोग जो है, मतलब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग परमाणु बिजली घरों में होता है, तो ये भी कह सकते हैं करेक्ट है, क्योंकि कंट्रोल है, अगर एनर्जी चाहिए तो वो करते ही हम लोग, तो डेफिनेटली करेक्ट है। विखंडन के दौरान निकलने वाले सभी न्यूट्रॉन तुरंत अगली अभिक्रिया शुरू करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट गलत है। विखंडन के दौरान निकलने वाले सभी न्यूट्रॉन अगली अभिक्रिया शुरू नहीं करते हैं। कुछ न्यूट्रॉन रिएक्टर से बाहर निकल जाते हैं, लीकेज और कुछ को नियंत्रित छड़ यानी या फिर कह सकते हैं मंदक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखने के लिए औसतन केवल एक न्यूट्रॉन को अगले विखंडन के लिए उपलब्ध होना आवश्यक होता है, तो यहाँ पर अगर देखें सत्य क्या है, तो 1 और 2 सत्य है, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। गामा किरणें क्या होती हैं, तो गामा किरणें एक तरह से विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन ए। पॉल बियार्ड जो थे इन्होंने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी क्षय के दौरान निकलने वाले कौन से कण ऋणावेशित होते हैं, तो जनरली हम जानते हैं कि जो बीटा कण है एक तरह से ऋणावेशित कण होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है नाभिकीय त्रिज्या को मापने की इकाई क्या है। देखिए नाभिकीय त्रिज्या को अगर हम मापने की बात करें तो ये आपका फर्मी होगा, ठीक है। नाभिक के आकार के लिए मापा जाता है, और एक फर्मी जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, एंगस्ट्रम की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक एंगस्ट्रम जो होता है वो आपका 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, और परमाणु के आकार को मापते हैं, परमाणु के आकार, राइट। अच्छा, यहाँ पर हमने जो देखा था फर्मी, ये नाभिक के लिए होता है, नाभिक के आकार, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें जो
यहाँ पे जो न्यूटन है वो बल का मात्रक है, आपको पता ही है। टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ये सब याद रखना। कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपका नाभिकीय की बात कर रहे हैं, नाभिकीय आकार से जुड़े, तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, परमाणु की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि नाभिक की त्रिज्या वो कितनी होती है? ये भी याद रख लो, क्योंकि हो सकता है पेपर में ये भी कुछ पूछ ले, तो ये आपको याद रखना है। राइट, क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो अभी जस्ट आपने बात किया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, टेस्ला यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 1 टेस्ला बराबर कितना होता है? टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। ठीक है, 4 गॉस होता है, ये याद रखेंगे। वेबर जो होता है किसका मात्रक है? वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, फ्लक्स का मात्रक है, ये याद रखेंगे। और हेनरी जो होता है, हेनरी ये आपका प्रेरकत्व का मात्रक है, ये हमने 11वीं क्लास में बहुत पढ़ा है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला पॉइंट है चुंबकीय फ्लक्स के एसआई मात्रक वेबर होता है, बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि है, जी नहीं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक तरह से कह सकते हैं ये आपका सदिश राशि है, तो ये गलत हो गया। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। असत्य बताना तो केवल 2 यहाँ पर असत्य है। ठीक है, 2 असत्य है। नेक्स्ट है कि वह ताप जिसके ऊपर कोई चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है क्या कहलाता है? तो आपका क्यूरी ताप है, ऑप्शन बी क्यूरी ताप। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक द्वारा हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं, ऑप्शन बी। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त नरम लोहे को विद्युत चुंबक के रूप में बनाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यानी इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, करीब 10⁷ केल्विन, यहाँ पर आप याद रखेंगे। इस तरह से तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और सेकेंड पॉइंट की बात करें तो संलयन में न्यूट्रॉन का बौछार आवश्यक है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि न्यूट्रॉन की बौछार नाभिकीय विखंडन शुरू करने के लिए आवश्यक होता है। संलयन में हल्के नाभिकों को उच्च ताप और उच्च दाब द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तीसरा है कि टेकामाल संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक उपकरण है। ध्यान दीजिएगा कि टेकामाल एक ऐसा उपकरण है जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके गर्म प्लाज्मा को नियंत्रित करता है, ताकि नियंत्रित नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त की जा सके। और हाल ही में ऐसा माना गया है कि यह भविष्य में ऊर्जा स्रोतों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में सिद्ध होगा। टेकामाल फ्रांस में स्थित ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोमोलिकुलर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इसी सिद्धांत पर आधारित दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट बना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड जो कि सही है, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में है, फर्स्ट और थर्ड। अगला सवाल कह रहा है कि पहला पॉइंट है चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर यानी ध्यान रखिएगा की ओर चलती है, लेकिन चुंबक के अंदर यानी बाहर की अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है, बाहर की ओर जो होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, लेकिन चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि चुंबक के अंदर तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। राइट, सेकेंड पॉइंट पे नज़र डालते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति न्यूनतम होती है। देखिए ये गलत होगा, क्योंकि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है। राइट, चुंबकीय शक्ति ध्रुवों पर अधिकतम होती है, जबकि चुंबक के केंद्र में यह न्यूनतम या फिर शून्य होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉइंट गलत है। राइट, ये गलत है। तीसरा, एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि जैसे ही अगर हम कोई चुंबक को, अगर नॉर्थ और साउथ पोल का कोई चुंबक है, जैसे इसको 2 टुकड़ों में करेंगे तो वापिस से इसका 2 टुकड़ा जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कोई एक सिंगल कह सकते हैं कि कोई इसका ध्रुव नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ये फर्स्ट और थर्ड सही है, सत्य में 1 और 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बिल्कुल ये सही पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका कारण यह है कि यदि वे किसी बिंदु पर काटती
तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दो अलग अलग दिशाएं में होंगी, जो कि भौतिक रूप से संभव नहीं है। ये गलत है, मतलब सॉरी, ये आपका सही है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अभी जस्ट हमने ऊपर में देख ही लिया, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। चुंबक के अंदर ध्यान रखिएगा दक्षिण से उत्तर की ओर, बाहर की तरफ जो होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। तो दोनों के पॉइंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। चुंबक के फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी हमने देखा था, वेबर होता है, राइट, वेबर। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन बी। क्यूरी नियम किसके लिए लागू होता है, तो क्यूरी नियम जो है वो लागू होता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, यहाँ पे ऑप्शन बी। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा पर नमन जो कोण होता है, एंगल ऑफ डीप जो होता है वो 0 डिग्री होता है। नमन कोण वह कोण होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता की दिशा क्षैतिज रेखा के साथ बनाती है, तो ये आपको याद रखना है। और विषुवत रेखा पर चुंबकीय बल रेखा पृथ्वी की सतह के बिल्कुल समानांतर होती है, इसलिए यह कोण यहाँ पर 0 होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि नमन कोण से जुड़े कुछ और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे चुंबकीय ध्रुवों पर ऐसे पूछा जा सकता है कि चुंबकीय ध्रुवों पर यानी ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्योंकि वहाँ चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन ए, 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नमन कोण 0 डिग्री होता है। चलिए अगला सवाल। पहला पॉइंट है कि अल्फा क्षय के बाद परमाणु क्रमांक 2 की कमी आती है। तो यहाँ अगर पहला पॉइंट पर अगर नज़र डालें कि जब किसी नाभिक से एक अल्फा कण जो वास्तव में हीलियम का नाभिक होता है निकलता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और द्रव्यमान में जो कि 4 की कमी आती है, राइट। तो ये आपको याद रखना, पहला पॉइंट सही हो गया। सेकेंड है कि बीटा क्षय के बाद द्रव्यमान संख्या में बदलाव नहीं होता है। यहाँ पर अगर बात करें, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि बीटा क्षय के दौरान एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस प्रक्रिया में परमाणु क्रमांक तो 1 बढ़ जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ही, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में अंगूठा जो है किसकी दिशा को बताता है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम जानते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का जो नियम है इसमें क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग बल की ये दिशा को बताता है। जैसे कि हम इसको याद रखते हैं, फादर मदर, फादर MOTHER मदर, और जो होता है तीसरा जो होता है माध्यमा जिसको बोला जाता है, उसे हम लोग एक नाम देते हैं मिडिल फिंगर को, मिडिल वाला जो फिंगर है उसको चाइल्ड कहा जाता है। मतलब एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए। जो फादर होगा वो फोर्स के लिए, जो मदर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये याद रखिएगा। और जो मिडिल है वो चाइल्ड वाला जो पॉइंट है वो करंट के लिए, यानी सी से चाइल्ड और सी से आपका करंट के लिए, ये याद रख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के लिए। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है, तो अंगूठा जो है यानी जो फादर था, अंगूठा जो है वो फोर्स बल की दिशा को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। ये क्या कह रहा है, सही है। तो देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ ये है कि इसमें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहुत कम मात्रा में चुंबकित होते हैं और क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, करेक्ट है। तांबा एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, तो तांबा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, ना कि अनुचुंबकीय, तो ये चीज़ गलत हो गया। अच्छा, और देखें तांबा के अलावा जैसे सोना, चांदी, जस्ता, विस्मत, ये सभी भी इसी की श्रेणी में आते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत। जल प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है कि जल एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। या एक शक्तिशाली चुंबक को पानी के पास ले जाया जाए तो वह पानी को बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रतिकर्षित करता है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये हमारा करेक्ट होगा। तो पहला सही है, तीसरा सही है। असत्य बताना तो केवल और केवल 2 असत्य। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पहला पॉइंट है कि विखंडन रिएक्टर में, यानी विखंडन रिएक्टर में शीतलक के रूप में तरल सोडियम का उपयोग किया जा सकता है, तो ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं, किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि ब्रीडर रिएक्टर वह है जो खपत से अधिक
ईंधन पैदा करता है, मतलब दोनों साथ करता है, एक तरफ खपत होता रहता है, उत्पादन भी करता है, ये भी सही है। भारत में थोरियम का विशाल भंडार है, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये 18 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करने, मंदक के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? भारी जल का, यानी फर्स्ट का बी के साथ यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। नियंत्रक के रूप में हम लोग कैडमियम या फिर बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो 2 का फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। तो एमीटर जो होता है, एमीटर का प्रयोग मतलब आदर्श एमीटर जो है वो उसका प्रतिरोध होना चाहिए 0, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर उसके लिए अनंत होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। पहला पॉइंट है कि नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे कमज़ोर बल है। यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल उल्टा है, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने वाले सभी मूल बलों में सबसे प्रबल स्ट्रॉन्गेस्ट बल के रूप में माना जाता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल से करीब 10 के पावर 38 गुना जो कि ज़्यादा शक्तिशाली, और विद्युत चुंबकीय बल की अगर हम बात करें, विद्युत चुंबकीय बल से करीब आपका 100 गुना, लगभग 100 गुना ज़्यादा ये शक्तिशाली होता है। तो ये देखिए बिल्कुल गलत था, तो ये ध्यान याद रखेंगे। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, ये सत्य है। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल समान होते हैं, ये करेक्ट है। तीसरा है कि ये बल अत्यंत लघु परास के होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि ये बल अत्यंत लघु परास के होते हैं। ये केवल नाभिक के भीतर बहुत कम दूरी, यानी 10 के पावर करीब -15 या फिर इसे 1 फर्मी भी कह सकते हो, 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15, 1 फर्मी तक ही प्रभावी होते हैं। इस दूरी से बाहर निकलते हैं, इसका प्रभाव 0 हो जाता है। तो कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट था, हमें असत्य बताना, केवल एक असत्य है, ऑप्शन ए। गॉस किसकी इकाई है? तो गॉस जो है वो इकाई होता है आपका चुंबकीय प्रेरण की। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट आता है पहला पॉइंट कि चुंबकत्व का डोमेन सिद्धांत लौह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करता है। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकत्व का डोमेन जो सिद्धांत है मुख्य रूप से लौह चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट के व्यवहार को समझाने के लिए दिया जाता है, करेक्ट है। डोमेन के भीतर सभी परमाणु एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। ये पॉइंट की बात करें तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक डोमेन के भीतर बड़ी संख्या में परमाणु, लगभग आपका 10 के पावर 17 से लेकर के 10 के पावर 21 तक होते हैं। ठीक है, जिन्हें चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, जिससे वह एक मतलब वह क्षेत्र एक सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ये सेकंड वाला भी करेक्ट हो। तीसरा की बात करें तो तीसरा क्या कह रहा है कि गर्म करने पर डोमेन संरचना नष्ट हो जाती है। जी नहीं, लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर उष्मीय विक्षोभ के कारण डोमेन संरचना नष्ट हो जाती है और पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। जिस निश्चित ताप पर ऐसा होता है उसे हम लोग क्यूरी ताप कहते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट और सेकंड सही था, तीसरा जो कि गलत है, तीसरा गलत है। यहाँ पे नष्ट नहीं जो लिखा गया था ये नष्ट हो जाते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण है। तो बिल्कुल सही कि ये उल्टा होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण है, एंटी पार्टिकल है, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इस पर आवेश जो कि धनात्मक होता है, जबकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये करेक्ट है। बीटा जो है, बीटा प्लस 6 में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, ऊपर हमने बात किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है न्यूट्रिनो का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि न्यूट्रिनो का द्रव्यमान अत्यंत कम, लगभग 0 होता है और इन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत था। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला सवाल देखिए, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये कि पहला पॉइंट है विखंडन अभिक्रिया में द्रव्यमान संख्या संरक्षित रहती है। हमने क्या बात किया था कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में अभिकारकों की कुल द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या और उत्पादकों की कुल द्रव्यमान संख्या हमेशा बराबर होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कुल परमाणु क्रमांक भी संरक्षित रहता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कुल परमाणु क्रमांक जो है वो भी संरक्षित रहता है। अभिक्रिया से पहले और बाद में आवेश की मात्रा भी समान रहती है, तो ये पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट आता है विखंडन के बाद कुल द्रव्यमान हमेशा प्रारंभिक द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारा द्रव्यमान संख्या संरक्षित
है। कहने का मतलब है कि उत्पादों का वास्तविक द्रव्यमान प्रारंभिक नाभिक और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। द्रव्यमान में यही जो कमी होती है आइंस्टीन के समीकरण की ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलते चलते क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। मुझे गारंटी है कि 90% लोग इसका गलत आंसर ही देंगे। तब देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।